100 सालों से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन एक आवाज जो कभी आग की तरह भड़की तो कभी खामोश हो गई, वो आवाज आज भी जिंदा है। वो आवाज है गोरखालैंड की। गोरखालैंड 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 दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, तराई और डुअर्स वासियों के दिलों में जो दर्द है वो एक पहचान की लड़ाई के कारण है। लेकिन हाल ही में उस आवाज ने एक बार फिर से नया मोड़ लिया है। पर इस बार नारा वी वांट गोरखालैंड नहीं है, इस बार बात हो रही है सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर की। आज फिर से एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या दार्जिलिंग और सिक्किम एक हो सकते हैं? अगर हाँ तो कौन चाहता है ऐसा हो जाए, और अगर नहीं तो कौन है जो इसके खिलाफ है? सवाल सीधा है लेकिन जवाब काफी उलझा हुआ, क्योंकि इसमें इतिहास है, भावना है, संविधान है और राजनीति। पर आज हम बात करेंगे सिक्किम की तरफ से, देखेंगे कि सिक्किम, सिक्किमीज लोग और सिक्किम के राजनेता इस सवाल को कैसे देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज शास्त्री, द कॉर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करने से पहले हमारा एक सवाल, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वो सवाल है, दार्जिलिंग का अतीत सिक्किम से जुड़ा रहा है, ये हकीकत है, लेकिन क्या सिर्फ इतिहास की यादों के आधार पर वर्तमान की राजनीति डिसाइड की जानी चाहिए? साल था 1642 जब सिक्किम को एक संगठित राज्य बनाया, एक किंगडम बनाया नामग्याल वंश के पहले छोग्याल यानी राजा फुनसोक नामग्याल ने। ये एक ऐसा सिक्किम था जो काफ़ी बड़ा था, यहाँ तक कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो आज वेस्ट बंगाल का हिस्सा है वो सिक्किम के इस किंगडम में शामिल था। लेकिन उस जमाने में दार्जिलिंग कोई टूरिस्ट हिल स्टेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा लैंड था जो वहाँ की जनजातियों के लिए उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा था। इसके बाद 18वीं सदी में नेपाल के गोरखा साम्राज्य ने सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों पर हमला किया और कई रीजन्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। याद रहे, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही था, क्योंकि फिर एंग्लो गोरखा वॉर के बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली, 1817 की ट्रीटी ऑफ तितालिया के तहत अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को नेपाल से वापस लेकर सिक्किम को वापस लौटा दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि फिर आया साल 1835 जब सिक्किम के छोग्याल ने दार्जिलिंग को अंग्रेजों को एक सैनिटोरियम बनाने के लिए गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन छोग्याल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी समझकर दे दिया, और फिर आगे चलकर ये दार्जिलिंग ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना। 1835 की ये डीड ऑफ दार्जिलिंग पर छोग्याल और दार्जिलिंग के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट ए कैम्पबेल के साइन किए गए। लिखा गया कि अंग्रेजों को अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ठंडी जगह चाहिए, इसलिए छोग्याल इसे दोस्ती के नाते अंग्रेजों को दे रहे हैं। अब इस सौदे को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ लोग इसे सच में गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप मानते हैं, तो कुछ इसे दबाव में लिया गया फैसला। लेकिन हो कुछ भी, दार्जिलिंग सिक्किम के हाथों से जा चुका था। दार्जिलिंग जो सिक्किम के शरीर का एक हिस्सा था, वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी बन चुका था। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग में चाय बगान बसाए, काम करने के लिए नेपाल से लोगों को लाया गया, और धीरे धीरे दार्जिलिंग क्षेत्र की जनजातियां माइनॉरिटी बनती गई। दार्जिलिंग सिर्फ सिक्किम से अपनी पहचान नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी आत्मा भी खो रहा था। लेकिन इन सब में सिक्किम क्यों ही आपत्ति जताता, क्योंकि अंग्रेजों के साथ दोस्ती भी तो इतनी गहरी थी। दार्जिलिंग अब सिक्किम के मैप में नहीं था, पर शायद कहीं ना कहीं उसे सिक्किम के दिल से निकालना मुश्किल था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, दार्जिलिंग भारत का हिस्सा बना, लेकिन सिक्किम एक अलग मोनार्की ही बना रहा, और उस मोनार्की में दार्जिलिंग नहीं था। सिक्किम और भारत के बीच 1950 में ट्रीटी साइन की गई, जिसने सिक्किम को ना पूरी तरह आज़ाद किया, ना पूरी तरह भारत का बना, यानी कि बनाया तो सिर्फ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। साल 1975 सिक्किम के लिए एक हिस्टोरिकल और सबसे इम्पॉर्टेंट साल बना, क्योंकि तब सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य, और तब आर्टिकल 371F बना, जिसने सिक्किम को दिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। भारत का हिस्सा बनकर सिक्किम ने अपनी पहचान को बनाए रखा, और आज आर्टिकल 371F हर सिक्किमीज के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन फिर दार्जिलिंग का क्या? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का हिस्सा तो बना, लेकिन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियंग जैसे क्षेत्रों में नेपाली भाषा बोलने वाली गोरखा पॉपुलेशन की मेजॉरिटी रही, जिस वजह से बंगाल से अलग होने की मांग आज तक चलती आ रही है।
1986 में सुभाष घिसिंग की लीडरशिप में जीएनएलएफ ने, फिर 2007 में बिमल गुरुंग की लीडरशिप में जीजेएम ने गोरखालैंड की मांग के लिए आंदोलन तो किया, लेकिन हर आंदोलन एक पॉलिटिकल समझौता बना, कभी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल तो कभी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि 1835 में जब सिक्किम ने दार्जिलिंग को ब्रिटिशर्स को सौंपा तो दार्जिलिंग और सिक्किम की कहानी एक तरफा प्यार की हो जाएगी, यानी कि एक दिन दुल्हन दार्जिलिंग पूरी तरह सज धज कर शादी के लिए तैयार होगी और दूल्हा सिक्किम शादी के लिए मना कर देगा। आज जब सिक्किम के नेताओं, इंटेलेक्चुअल्स और आम जनता से पूछा जाता है कि क्या वो दार्जिलिंग को अपनाना चाहेंगे, तो जवाब मिलता है नो थैंक यू। और यही सवाल दार्जिलिंग से पूछा जाए तो कुछ राजनीतिक दलों की आंखें चमकने लगती हैं। हमें तो बस अपनापन चाहिए, कोई तो हमें अपना लो। ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक वन साइडेड लव अफेयर बन चुका है, और जब प्यार एक तरफा हो तो या तो दिल टूटता है या फिर संविधान। साल 2004 में जब दार्जिलिंग में गोरखालैंड की बातें चल रही थी, उस दौरान 7 जनवरी 2004 को दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस से एक हिस्सा अलग होता है और बनता है गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस। इन नेताओं का मानना था बंगाल की कांग्रेस पार्टी पहाड़ी लोगों की मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही है, इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, दार्जिलिंग को फिर से सिक्किम में मिलाने का प्रस्ताव। जीआरसी के तब के अध्यक्ष डीके बोम्जन ने कहा कि दार्जिलिंग और सिक्किम की टोपोग्राफी, भाषा, संस्कृति और सामाजिक ढांचा लगभग एक जैसा ही है, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो सिक्किम एक बड़ा राज्य बन जाएगा। 8 मार्च 2004 को सिक्किम के नाउ डेली नाम के एक अखबार में जर्नलिस्ट अमिताभ बनर्जी की रिपोर्ट छपती है। लिखा जाता है कि सिक्किम राष्ट्रीय मोर्चा के नेता आर मोक्तान ने सिक्किम के गवर्नर को दार्जिलिंग सिक्किम मर्जर के लिए एक मेमोरेंडम सौंपा है। तो ये कहना शायद सही हो सकता है कि इस दार्जिलिंग सिक्किम मर्जर इशू के पायनियर आर मोक्तान थे, लेकिन ये मुद्दा कभी भी एक बड़ा जन आंदोलन नहीं बन पाया। ना सिक्किम के बड़े नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया और ना ही दार्जिलिंग की रूलिंग पार्टीज ने। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जेकब खालिंग ने 2022 में हुए एक पैनल डिस्कशन में ये कहा कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य हिस्टोरिकल क्लेम्स की वजह से नहीं बने, तो दार्जिलिंग को सिक्किम में मिला लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इन्डियामा जतिवटा राज्यहरू निर्माण भयो, 2000 मा 3वटा राज्य निर्माण भयो, तपाईको उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ, झारखण्ड निर्माण भयो। त्यसको बादमा भर्खरै तपाईको तेलंगाना राज्य पनि गठन भयो। तर यो राज्यहरू गठन हुँदाखेरि तपाईले यसको सबै कुरालाई अध्ययन गर्नुभयो भने इतिहासको आधारमा यो राज्यहरू पुनः गठन भएको छैन। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्किम की ना तो रूलिंग पार्टी और ना ही अपोजिशन की कोई भी पार्टी इस मर्जर का समर्थन करती है। दार्जिलिङ सिक्किमको मर्जरलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ। हामी मात्र होइन, हामीसँगै रहेका अन्य राजनीतिक पार्टीका दलहरू जो पक्षमा छन्, जो विपक्षमा छन्, जो गठबन्धनमा छन्, उनीहरूले पनि यसलाई गर्दैनन्। जेकब खालिंग ने 2025 की शुरुआत में ये लिखा कि सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ लोगों का पर्सनल एजेंडा है जो कि मीडिया में अटेंशन पाना चाहते हैं। अगर हिस्टोरिकल क्लेम्स पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई गई तो पूरे विश्व का मैप ही बदलना पड़ सकता है। कलिम्पोंग के फॉर्मर एमएलए हरका बहादुर छेत्री ने उसी डिबेट में ये कहा कि दार्जिलिंग इसीलिए बर्बाद हुआ क्योंकि गलत लोगों ने शासन किया, लेकिन सिक्किम में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ तरक्की हुई। और शायद अपनी इसी सोच की वजह से हरका बहादुर छेत्री ने खुद 15 मई 2025 को सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर की बात की। द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि दार्जिलिंग सिक्किम मर्जर के लिए आगे आने वाली पार्टी सिर्फ 2 ही है, एक गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण मंच। लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये है कि पीपल ऑफ सिक्किम आर नॉट इन फेवर ऑफ द मर्जर। पर इस जनरल परसेप्शन को हरका बहादुर कहते हैं कि ये एक नैरेटिव है जो सिक्किम के पॉलिटिकल लीडर्स ने सत्ता में रहने के लिए फैलाया है। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए जनाब हरका बहादुर जाते हैं सिक्किम, ताकि वो सिक्किम के 50 साल पूरे होने वाले सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री से मिलकर मर्जर की बात कर सके। कितनी अजीब बात है ना। आप भले ही पीएम मोदी को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर से मिलना बिना किसी प्रोटोकॉल के, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट कि वो बस आ रहे पड़ोस में तो मैं जाता हूँ और उनसे अपनी बात कह देता हूँ। जनाब हरका बहादुर जब सिक्किम जाते हैं तो उनके साथ ये होता है। तपाईँहरूको सिक्किमबाटै हो कि?
सिक्किमबाट यो दिल्लीबाट त होइन यो त अप्ठ्यारो भयो अब गर्दाखेरि अब यही कसैलाई त्यो मेमोरेन्डम ह्यान्डओभर गरेर पठाउने पनि बन्दोबस्त छैन। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर सिक्किम की सारी पार्टीज रूलिंग या अपोजिशन इस मर्जर के खिलाफ हैं तो ये चर्चा हो क्यों रही है। यहाँ हम बात रखेंगे साल 2017 में दार्जिलिंग में हो रहे गोरखालैंड आंदोलन के दौरान सिक्किम की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल SD छिरिंग द्वारा लिखे गए आर्टिकल की। उनके अनुसार इस मर्जर ने सिक्किम बहुत कुछ खो देगा और दार्जिलिंग को बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने कुछ आंकड़े रखे, जैसे टोटल पॉपुलेशन, एरिया, SC/ST की पॉपुलेशन, टोटल वोटर्स वगैरह वगैरह। 2011 के सेंसस के हिसाब से सिक्किम की पॉपुलेशन थी 6,10,577 और दार्जिलिंग की पॉपुलेशन थी 18,46,823। याद रहे, इस वक्त दार्जिलिंग में कलिम्पोंग भी शामिल था और यहाँ सिक्किम पूरे राज्य की बात हो रही है और दार्जिलिंग सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट। और वैसे भी ये सेंसस आज से 14 साल पुराना है, लेकिन इस आंकड़े से भी अगर मर्जर होता है तो सिक्किम की पॉपुलेशन हो जाएगी 24,57,400। और अगर ऐसा होता है तो सिक्किम को फेस करना पड़ेगा एक पॉलिटिकल नुकसान, यानी हो जाएगा कई सारी सीट्स का विभाजन और पॉपुलेशन की मेजॉरिटी की वजह से ज़्यादा फ़ायदा होगा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को। साथ ही SC/ST के रिजर्वेशन में भी ज़्यादा फायदा दार्जिलिंग को ही होगा, क्योंकि दार्जिलिंग में ट्राइबल जनसंख्या भी बेहद ज़्यादा है और शेड्यूल कास्ट ने भी दार्जिलिंग के फांसीदेवा, खोरीबारी, मातीगाड़ा और नक्सलबाड़ी को डोमिनेट किया हुआ है। वहीं इस मर्जर की वजह से दार्जिलिंग से ही अधिकतम MLA होंगे और एक सरकार चलाने में सिक्किम का रोल बहुत माइनर हो जाएगा। 2021 में सिक्किम क्रॉनिकल में रोशन प्रधान लिखते हैं कि दार्जिलिंग हिल्स में पहले से कई सोशल इश्यूज हैं, जिसमें से बेरोजगारी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। मर्जर की वजह से वो सभी बेरोजगार सिक्किम आ जाएंगे, जहां पहले से ही बेरोजगारी एक बड़ा कंसर्न है। साथ ही आर्टिकल 371F भी एबॉलिश करना पड़ जाएगा, जो सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस देता है। इन सभी बातों से ये तो पता चलता है कि अधिकतम सिक्किम की सोच यही है कि दार्जिलिंग के साथ मर्ज वे होना नहीं चाहते। वैसे सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, आइए देखते हैं। उनको पूछा था एक बार कि ऐसा दार्जिलिंग और सिक्किम विलय होगा, नहीं होगा, तो वो सब बोलता है नहीं होगा। तो एक कोई भी पॉसिबल चीज़ नहीं, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ दार्जिलिंग में GNLF के संदीप लिंबू का कहना है कि इस तरह बार बार दार्जिलिंग की तरफ से मर्जर की बात होना, जब सिक्किम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इससे दार्जिलिंग और सिक्किम के रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की वजह से दार्जिलिंग सिक्किम से मिल जाता है तो क्या कलिम्पोंग और वेस्टर्न डुवर्स जो भूटान का हिस्सा थे उन्हें भूटान को दे दिया जाए। इतिहासलाई हेरेर दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण पटक्कै सम्भव छैन। बारम्बार दार्जिलिङले यो एकीकरणको मुद्दा उठाउनु, सिक्किमले चासो नदेखाएको बेला, इन्ट्रेस्टै नभएको बेला उठाउनु भन्ने कुरा चाहिँ दार्जिलिङले थोप्न खोजेको भन्ने उनीहरूले बुझ्छ कि दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमको हो भन्छ भने कालिम्पोङ र वेस्टर्न डुवर्स भुटानको इतिहासले त्यो भन्छ। उसो भए सिक्किममा दार्जिलिङ एकीकरण गरेर कालिम्पोङ चाहिँ भुटानमा दिने, भुटानमा एकीकरण गर्ने, साथै यो कुरो स्पष्ट गर्नु पर्यो। यहाँ तक कि दार्जिलिंग के एक वक्त के सुप्रीम लीडर बिमल गुरुङ भी इस मर्जर के खिलाफ है। उन्होंने भी बिना नाम लिए दार्जिलिंग के कुछ नेताओं को इसका जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि सिक्किम ने हर बार, फिर चाहे वो पवन चामलिंग की सरकार हो या प्रेम सिंह तामंग की, दार्जिलिंग का साथ दिया, लेकिन कभी भी मर्जर का सपोर्ट नहीं किया। दार्जिलिंग खुद तो बर्बाद हो ही रहा है और अपने ही घर को ठीक ना करके कुछ लोग सिक्किम को भी बर्बाद करने के लिए इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। 2-4 जना व्यक्ति छ कि त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँ प्रमोट गरिरहेछ सिक्किम एकीकरणको लागि चाहिँ अब यसरी बोल्नुपर्छ ताकि यो भयो भने चाहिँ सिक्किममा विस्फोट होस्। आफ्नो घर चाहिँ भाताभुङ्गै पारेर अर्काको घरमा आँखी डाइलाउने। अब तक बात सिर्फ विचारों तक सीमित थी, लेकिन जब विचार कानूनी दायरे में घुस जाए तो वो सिर्फ बात नहीं रहती, एक लीगल बैटल बन जाती है और अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ लोगों को जो इस मुद्दे का समर्थन करते हैं। वैसे बात अगर इतने बड़े सामाजिक या राजनीतिक फेरबदल की हो तो गिरफ्तारियों का होना तो एक आम बात ही होती। तो क्या दार्जिलिंग का ये सिक्किम से मर्ज होने का सपना सिर्फ कुछ नेताओं का एजेंडा है या एक पूरी पीढ़ी के लिए पहचान ढूंढने का एक और संघर्ष?
सवाल आपके सामने है, जवाब भी आप ही को देना है। दार्जिलिंग की लड़ाई हमेशा से ही आइडेंटिटी की रही है और गोरखालैंड की डिमांड उनकी पहचान की डिमांड है। तो अगर दार्जिलिंग सिक्किम से मिल जाएगा तो फिर दार्जिलिंग वालों को सिक्किमीज बुलाया जाएगा या फिर सिक्किम वालों को गोरखा, ये सोचने वाली बात है। और जो कहते हैं कि दिल्ली इस मर्जर को कॉन्स्टिट्यूशनली करवा सकती है, उनसे भी एक सवाल, तो फिर गोरखालैंड भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बन सकता है, तो बनाते क्यों नहीं? क्योंकि ये बात तो सही है कि इस मर्जर के इशू को अगर सिक्किम और सिक्किम की जनता पर थोपा जाता है तो ना चाहते हुए भी इससे दार्जिलिंग की जनता के साथ सिक्किम के रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि बात सिर्फ दार्जिलिंग और सिक्किम की नहीं है, बात है उन हज़ारों लाखों लोगों की जो अपनी पहचान के लिए हर रोज़ एक नई जंग लड़ रहे हैं।